नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है और हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। अखिलेश यादव जी ने कल बयान दिया था कि मायावती की गारंटी कौन लेगा? यानी कि अगर चुनाव के बाद वो आती हैं इंडिया में, चुनाव के बाद वो क्या करेंगी इसकी गारंटी कौन लेगा? इसके जवाब में मायावती ने आज उन्हें ये याद दिलाया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के तब के मुखिया ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएँ दी थी। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि खींचतान दोनों के बीच में चल रही है। क्या यह खींचतान अंदर खाने में चलने वाले एक संवाद को भी दिखाती है? कि कुछ बातें चल रही हैं जिसमें कि खींचतान हो रही है, बिल्कुल अलगाव नहीं है। देखिए, मायावती ने एक बार कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ा है उत्तर प्रदेश में और एक बार समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ा। तो दोनों पार्टियों के साथ अलग-अलग गठजोड़ करने के उनके पास कुछ तजुर्बे हैं, जिनके आधार पे वो अपना राजनीतिक फैसला करना चाहती हैं। मुझे ये लगता है कि अगर आप समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने पिछले 2019 में जो गठजोड़ किया था, अगर आप उसके नतीजों की तरफ देखें तो मुझे लगता है कि उसका विशुद्ध लाभ अगर किसी को हुआ था तो मायावती को हुआ। मायावती ने ही सबसे ज्यादा उसमें सीटें जीती थी। अखिलेश को कम सीटें मिली थी, मायावती ने शायद 9 या 10 सीटें उस वक्त जीती थी और अखिलेश 5 सीटों पर सिमट गए थे। और जब लोकनीति का पोस्ट पोल सर्वे हम देखते हैं तो उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि यादव वोट बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा मिले थे बनस्पत जाटव वोटों के, जो कि समाजवादी पार्टी को उस गठजोड़ के कारण मिलने चाहिए थे, वो कम मिले थे। तो ऐसी हालत में मायावती को अपनी अपना राजनीतिक फैसला लेना है। मुझे लगता है कि इस अनुभव से, जो ठोस अनुभव है, लेना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये फिर इस तरह की बयानबाजियां क्यों हो रही हैं? ये मुझे लगता है कि ये लोग अभी भी परिस्थिति की गंभीरता से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं हो पाए। इन्हें लग रहा है कि शायद इसी तरीके से पुराने पिछले जमाने में नरेंद्र मोदी के उभार से पहले 2014 से पहले की जो राजनीति होती थी, उस किस्म की कोई राजनीति चल रही है। ये राजनीति उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की पूरी तरीके से बदल चुकी है। मतलब 100% ये राजनीति बदल चुकी है। अब अगर इन लोग जरा भी चूके तो अगली बार वो इस तरह के बयान देने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। इन लोगों सबके लिए यही ठीक है कि ये लोग आपस में बैठकर एक गठजोड़ करें, जो कि कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल, यानी जिसके नेता अजीत सिंह के सुपुत्र जयंत चौधरी हैं, इन लोगों का आपस में गठजोड़ हो, तभी ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बहुत टक्कर दे पाएंगे। उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी फिर भी बहुत ही शक्तिशाली है। उत्तर प्रदेश में उसका सामाजिक आधार बहुत ही जबरदस्त है और सामाजिक आधार के मुकाबले उसी के से मिलता जुलता, उसी के बराबर ताकतवर दूसरा सामाजिक आधार अगर कोई बन सकता है तो वो इन सब लोगों के मिलने से ही बन सकता है। अगर आप जाटव वोटों को, यादव वोटों को, मुसलमान वोटों को और काफी कुछ जाट वोटों को आपस में जोड़ दें तो ये करीबन 45% के आसपास पहुंचता है। तभी ये भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़ा हो पाएगा। इससे कम अगर कोई भी गठजोड़ होता है तो वो कहने के लिए ही गठजोड़ होगा। जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में गठजोड़ कर लेते हैं, उसके साथ जयंत चौधरी जुड़ जाते हैं, लेकिन उसके साथ अगर मायावती का जनाधार नहीं जुड़ता है तो फिर वो गठजोड़ किसी काम का नहीं होगा। मायावती अलग से चुनाव लड़ेंगी, वो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से लाभ पहुंचाएंगी और खुद मायावती का अपना चुनावी प्रदर्शन बहुत बुरी तरीके से उससे प्रभावित होगा और वो काफी गिर जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस को ज्यादा समझदारी का प्रदर्शन करना चाहिए। कांग्रेस के बुजुर्ग और अनुभवी नेताओं को मायावती से मिलकर और अखिलेश से मिलकर उन दोनों के बीच में एक समझदारी कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये कांग्रेसी पहले भी ऐसा कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा 2015 में जब गठजोड़ हो रहा था नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टियों के बीच में, तो उन दोनों के बीच में जो मतभेद पैदा होते थे
उन मतभेदों में राहुल गांधी ने, हालांकि कांग्रेस की गठजोड़ पार्टनर के तौर पर छोटी भूमिका थी, लेकिन राहुल गांधी ने अच्छी मध्यस्थता करके इस गठजोड़ को सुनिश्चित किया था। कांग्रेस की भी उत्तर प्रदेश में गठजोड़ में छोटी भूमिका होगी, लेकिन इन दो बड़ी पार्टियों के बीच में मध्यस्थता करके वो इस गठजोड़ को सुनिश्चित कर सकते हैं। मुझे लगता है 2024 के चुनाव में भाजपा को इन्हें परेशान करना है, तो ये गठजोड़ होना बहुत जरूरी है। एक भाजपा भाजपा नहीं, समाजवादी पार्टी के एक थोड़े कम छोटे नेता हैं आईपी सिंह, जो बयान देते रहते हैं, छोटे नेता हैं। तो लेकिन उन्होंने एक बयान ये दिया कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, और उससे और उन्होंने पटेल होने पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया। तो क्या नीतीश कुमार के आने से या संयोजक बनने से, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने से समाजवादी पार्टी कुर्मी वोटों को उत्तर प्रदेश में अपनी ओर खींचना चाहती है, उसको कुछ लाभ हो सकता है और ये नीतीश कुमार की स्थिति को थोड़ा मजबूत बना देता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक है तो वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कैसे हो सकता है? ये बात कैसे मानी जा सकती है कि संयोजक होना स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देगा या वैसा उम्मीदवार बनने के लिए उसके लिए रास्ता खोल देगा? मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से हम लोगों को चीजों को देखना चाहिए। अभी तक तो इंडिया गठबंधन इस स्थिति में है नहीं कि किसी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रीय मंच पर प्रोजेक्ट करे। अगर सब लोग मिलकर फैसला करते हैं, किसी नेता के नाम पर तय होता है, वो नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो नेता राहुल गांधी हो, वो नेता नीतीश कुमार हो, कोई भी हो, तो बात अलग है। लेकिन अभी इसकी कोई संभावना में नहीं दिखती। जितना कम समय रह गया है, अब उसमें तो और भी ज्यादा इस तरह की कोई अगर चर्चा ये लोग आपस में चलाते हैं तो उससे बेकार में उत्तेजना पैदा होगी, आपसी मतभेद और भी ज्यादा मुखर होंगे, आवाजें, स्वर जो है और ज्यादा कर्कश होंगे, और कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन का खेल जो थोड़ा बहुत बन रहा है वो भी बिगड़ जाएगा। तो ये जो छोटे नेता आईपी सिंह या इस प्रकार के लोग जो बयान देते हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको बड़े नेताओं को कोई आशीर्वाद प्राप्त है इन बयानों को देने के लिए, या बड़े नेताओं के कहने पे ये बयान देते हैं। ये अपनी वफादारियां साबित करने के लिए भी इस तरह का बयान देते हैं, अपना महत्व जताने के लिए भी इस तरह का बयान देते हैं, खबरों में आने के लिए भी इस तरह का बयान देते हैं। क्या यह बात भी कही जा सकती है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को कम सीटें देने में रुचि रख रहे हैं, कि जहाँ भी उनका इलाका है, वो कांग्रेस को जितना कम कर सके, कम करे, और ये कांग्रेस के लिए खतरे की बात है? नहीं, कांग्रेस के लिए खतरे की बात क्यों? कांग्रेस ने तय कर लिया है कि 255 सीटों पर लड़ेगी। जो कांग्रेस की गठबंधन समिति है उसने अभी रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट में सिफारिश ही की गई है कि कांग्रेस 255 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस अपना फोकस केवल उन्हीं इलाकों पर रख रही है जो उसके सुपरिभाषित प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, जहां वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी टक्कर में। बाकी इनमें कुछ सीटें ऐसी भी शामिल होंगी जो प्रभाव क्षेत्र से बाहर होंगी। तो जहां जो कांग्रेस ने सीटें जीती हैं, ऐसे मान लीजिए उन्होंने पश्चिम बंगाल में 2 सीटें जीती हैं, तो कांग्रेस ने 255 में 2 सीटें भी शामिल कर ली होंगी। उत्तर प्रदेश में जो सीट जीती है वो भी इसके अंदर शामिल होगी। मतलब वहां पर कांग्रेस तो दावा करेगी क्योंकि कांग्रेस की वहां पर सिटिंग एमपी है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर जब कांग्रेस पिछली बार 400 से ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, अगर वो 255 सीटों पर लड़ती है कांग्रेस, तो वैसे तो जो उसके प्रभाव क्षेत्र के बाहर के इलाके हैं उसमें उसने बहुत ज्यादा सीटें दूसरे अपने अलायंस पार्टनर्स के लिए छोड़ ही दी है पहले से। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि उन इलाकों में जहां पर क्षेत्रीय दल एक दूसरे के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, वहां कांग्रेस को मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। जब कांग्रेस मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करेगी और खुद सीटों की दावेदार के तौर पर सामने नहीं उभरेगी, बल्कि कहेगी भाई सीटें आप लोगों को ही आपस में बांटनी है, आप लोग मध्यस्थता कीजिए, तो फिर कांग्रेस की बात को वो सब लोग बहुत गंभीरता पूर्वक लेंगे। एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया था कांग्रेस अध्यक्ष ने, उसमें उन्होंने संयोजक को उतना महत्व नहीं दिया और कहा कि 10-15 दिन में हम लोग इसका फैसला कर लेंगे, लेकिन ये केबीसी के सवाल की तरह सामने नहीं आना चाहिए। और उन्होंने प्रधानमंत्री की भी काफ़ी आलोचना की, और वो काफ़ी तीखे शब्दों में आलोचना थी मणिपुर की स्थिति को लेकर। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई पलटवार उस तरीके से खड़गे के बयान पर नहीं किया गया। तो क्या खड़गे कुछ हद तक भाजपा को असमंजस में डाल देते हैं कि उनको उसी तरीके से उनकी आलोचना वो करें? नहीं, वो कर सकते थे पलटवार। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी दिमागी तौर पे कहीं और व्यस्त है इस वक्त, और उसे जरूरत नहीं लगी होगी इनके ऊपर पलटवार करने की। असल में हम ऐसे कि मैं राजनीतिक समीक्षक हूं, लेकिन मैं सक्रिय राजनीति से बाहर खड़ा हुआ हूं।
तो मैं जिस क्रम से चाहता हूं कि विपक्षी एकता हो, विपक्षी एकता दरअसल उस क्रम से नहीं हो रही है। मेरी निगाह में विपक्षी एकता करने के लिए पहले आपको एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना चाहिए था, उसी वक्त आपको संयोजक घोषित कर देना चाहिए था, आपको उसका सचिवालय बनाना चाहिए था, आपको उसके प्रवक्ताओं की एक टीम बनानी चाहिए थी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो लोग व्यवहारिक राजनीति कर रहे हैं, जो जाहिर है मुझसे ज्यादा राजनीति कुशल है, हम थोड़ा उन्हें राजनीति करना सिखा सकते हैं इतने वरिष्ठ लोगों को। तो उन लोगों ने ये सब बातें जिनको मैं पहले शुरू में करना चाहता हूं, मुझे लगता है उन्होंने बात के लिए टाल दी। अभी देखने में यही लग रहा है, वो पहले सीटों पे तालमेल कर लेना चाहते हैं। संयोजक कौन होगा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या होगा, ये सब बाद में वो तय करेंगे। वो लगता है उन्हें ये कुछ सांगठनिक किस्म की बातें हैं, इसका कोई ज्यादा इतना महत्व नहीं है, इसलिए वो उन्होंने अपनी प्राथमिकता अलग तरह की प्राथमिकता बनाई है। अभी तक तो कम से कम यही लग रहा है देखने में। जो शिवसेना के अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने ये कहा कि जो राम मंदिर का आमंत्रण शायद उन्हें अभी तक नहीं मिला है, तो 22 जनवरी के दिन वो गोदावरी नदी के तट पर जाएंगे, आरती करेंगे और उसके बाद कला राम मंदिर में जाएंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। तो क्या एक तरीके से विपक्ष एक आदर्श स्थिति है विपक्षी दलों के लिए, और वो अलग अलग तरीके से इसे इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि 22 जनवरी को जो एक दुविधा की स्थिति उनके सामने आ सकती है कि वो खुद को हिंदू नहीं दिखा रहे, तो क्या देखिए, सही इस कर रहे दुविधा की स्थिति से बचने के बहुत से तरीके हैं। उद्धव ठाकरे ने जो तरीका बताया है, ये भी एक इशारा है कि आप और कई तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। आपको भाजपा ने आपको दुविधा की स्थिति में डाला है, आपको निमंत्रण देकर। वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का और भारत सरकार का कार्यक्रम है। चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को आप उसमें बुला रहे हैं, तो आप उसको दुविधा में डाल रहे हैं। वो विपक्ष जो कि आपको अभी कुछ 1-1.5 महीने बाद आपके साथ चुनावी संग्राम करेगा। तो ये इसमें विपक्ष चाहे बहुत सारे तरीके ऐसे हैं, विपक्ष कह सकता है, ये कई शर्तें रख सकता है विपक्ष, और साफ विपक्ष कह सकता है कि ये और बहुत सारी प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम की आलोचनाएं हो रही हैं। विपक्ष को चाहिए कि उन आलोचनाओं से भी सबक ले। शंकराचार्यों ने जो आलोचना की है वो महत्वपूर्ण आलोचना है। शंकराचार्यों ने कहा है कि ये कार्यक्रम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। ये सभी शंकराचार्य ने कहा है या एक शंकराचार्य ने कहा है? मुझे लगता है एक से ज्यादा शंकराचार्यों ने ये बात कही है। अच्छा। अगर एक शंकराचार्य ने भी कहा है तो वो भी अपने आप में काफी है कि वो शंकराचार्य की विश्व हिंदू परिषद वगैरह आलोचना नहीं करेंगे, वो चुप रहेंगे इस सवाल के ऊपर। शंकराचार्यों ने कहा, उसको कोई जवाब नहीं दिया उन लोगों ने। भाई उन्हें तो अपना राजनीतिक मकसद हल करना है, शंकराचार्यों से क्या मतलब है? शंकराचार्य अगर इस बार नाराज बने रहे तो बने रहे, वो बाद में कभी उनको मना लिया जाएगा। अभी उन्हें चुनाव जीतना है, शंकराचार्यों को खुश करना उनका मकसद नहीं है। इसी तरीके से विपक्ष को भी चलना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका सहारा लेकर विपक्ष इन दुविधाओं से निकल सकता है और उल्टा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ मजबूत बातें कह सकता है। एक और चीज हुई पिछले दिनों कि आरएसएस के मुख्यालय में चीन के कुछ प्रतिनिधि गए, चीनी दूतावास पर, वो उनसे मिले। कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के जो संगठन सचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल किया, लेकिन मीडिया में इस सवाल को गायब कर दिया गया। मेरा प्रश्न ये है कि ये अगर उल्टी स्थिति होती, कांग्रेस से अगर चाइना के लोग मिले होते, चीन के लोग मिले होते, तो क्या इसी प्रश्न को इसी तरीके से गौण कर दिया जाता? और फिर तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बहुत हंगामा करती। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता विभिन्न मंचों पर लगातार इस बात को जोरदारी से कहते, और उस वक्त तक कहते जब तक कि वो लोगों के दिमाग में से दर्ज नहीं करा देते। प्रश्न ये है कि इस प्रश्न को कांग्रेस इतने धीमी आवाज में और एक बार केवल औपचारिक रूप से क्यों उठाती है? भाई कांग्रेस किसी बात के ऊपर थोड़ा सा ऊंची आवाज में और विभिन्न मंचों पे उसको लेके क्यों नहीं बोलती है? अब इस बात की भी जो आलोचना हो रही, ठीक आलोचना हो रही, जब आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो जारी किया तो आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए, कितनी मुरझाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें 3 लोग खड़े हुए थे। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, वो खुद ही नहीं थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें इंडिया गठबंधन का कोई व्यक्ति उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था। ऐसा लगता था जैसे कुछ आपको औपचारिक किस्म का कुछ काम करना हो, खाना पूरी करनी हो, उस लिहाज से आप इस काम को कर रहे हैं। तो आज के जमाने में जब इतनी राजनीति में चमक दमक आ गई है, और उस चमक दमक का बीच बीच में कभी विपक्ष की तरफ से भी मुजाहिरा किया जाता है, अपने लोगो जारी करना ऐसा महत्वपूर्ण काम, लोगो कैसा है क्या है वो एक अलग बात है, वही तो लोगो भी काफी मुरझाया हुआ लगा। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए थोड़ा बहुत तो अपने आप को, विपक्ष को बदलना चाहिए।
तो क्या ऐसा लगता है कि विपक्ष ज़्यादातर अभी सीट शेयरिंग वाले पचड़े में ही पड़ा हुआ है और शायद उसकी आगे की रणनीति इससे उभरने के बाद होगी और ये भी हो सकता है कि शायद वो इससे उभर ना पाएँ? नहीं, आपने पचड़े शब्द का इस्तेमाल किया तो इस्तेमाल तो आपने ठीक किया, लेकिन यही तो उसका केंद्रीय गठजोड़ का केंद्रीय काम है। अगर सीट शेयरिंग हो जाती है तो बाकी चीजें तो आसानी के साथ हो जाएंगी, हुँ, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बेहतर होता है कि ये जो बाकी काम जो है इसका पूरा ढांचा बनाना है काम, वो बहुत पहले कर लेते हुँ। और सीट शेयरिंग भी पहले शुरू कर देते, उसमें भी काफी देर उन्होंने कर दी है। लेकिन अब जो भी है, आप समय को तो वापस नहीं ला सकते। अभी जरूर मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग की जो बातचीत है और उसकी कवायद काफी तेजी के साथ विभिन्न प्रांतों में हो रही है। हुँ, जी। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्कार।